हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। इनमें से एक लॉ पक्का एग्जाम में पूछा जाता है और मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। आई होप आपकी ये हेल्प करेंगे सबसे इजी वे में इन लॉज को लर्न करने के लिए। शुरुआत करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉज 5 टाइप्स के हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट composition और डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। फिफ्थ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले तो देखते हैं ये लॉ किसने बनाया है। ये एक फ्रेंच केमिस्ट है, एंटोइन लवोइसियर। ये लॉ उसने दिया था। उसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास रिमेन्ड कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन अकर होएगा तो उसमें जो मास होएगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होएगा। जो मास पहले था वही मास बाद में रहेगा। या फिर हम और इसको कैसे बोल सकते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना और क्रिएट हो सकता है और ना ही जो मास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। उतना ही रहेगा वो जितना है। या और इसको हम कैसे बोल सकते हैं? सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज। जितना मास हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशी का है वही मास हमारे पास प्रोडक्ट स्पीशी का रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारे पास जो मास है वो कंजर्व रहेगा। मतलब अगर सपोज हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 है तो हमारे पास आफ्टर हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास भी 100 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा। पर इसके साथ ही हमारे पास एक लिमिटेशन भी है इस लॉ की, कि ये जो लॉ है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे वहाँ पे ये लॉ वैलिड नहीं होएगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कुछ रेडिएटिव सब्सटेंस जो होता है हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारे पास मास वेरी करता है, वो कंजर्व नहीं रहता। ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लिमिटेशन है कि वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हमारा सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये लॉ भी एक फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रूस्ट ने हमें दिया था। उसने क्या बोला कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। कि जो केमिकल कंपाउंड होएगा, कोई भी केमिकल कंपाउंड होएगा, उसमें सेम एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करेंगे और वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के साथ कंबाइन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमें पता है कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सारी रिएक्शंस से ऑब्टेन हो सकती है। बहुत सारी रिएक्शंस का प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है, पर इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो है, किसी भी रिएक्शन में जब भी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास फॉर्म होएगा तो वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो हमेशा 3:8 ही रहेगी। ठीक, तो ये एग्जांपल है हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन की। इसके साथ ही हमारे पास एक लिमिटेशन भी है कि जो ये लॉ है वो सिर्फ तब होल्ड करेगा कि हमारे पास अगर हमारा केमिकल कंपाउंड जो है वो प्योर है। केमिकल कंपाउंड का प्योर होना बहुत ज़रूरी है इस लॉ को होल्ड करवाने के लिए। इसके साथ ही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ हमें डाल्टन ने दिया था। उसने क्या बोला? उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if the fixed mass of one element combined with the variable mass of other element to form two or more compounds, then the ratio by mass will be simple whole number ratio to one another. उसने क्या बोला? कहते कि अगर एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास हमारे पास दूसरे एलिमेंट के वेरिएबल, यानी एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, दूसरे का चेंज हो सकता है, अगर ये कंबाइन करेंगे आपस में कोई
थर्ड कंपाउंड बनाने के लिए, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो उनकी जो रेशो बाय मास होएगी वो सिंपल होल नंबर रेशो होएगी। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि SO2 और SO3। यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र का मास 32, इधर भी हमारे पास सल्फ़र का मास 32, ये तो हो गया हमारे पास फिक्स्ड। ठीक, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक, इनका मास जो हो गया 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, और 3 ऑक्सीजन का मास हमारे पास हो गया 48। अब ये तो हमारे पास हो गया फिक्स्ड, ये हो गया हमारे पास फिक्स्ड मास, और ये वाले जो मासेस है, एक 32 है, एक 48 है, ये वेरिएबल हो गए। ठीक, अगर अब हम देखें रेशो, इनकी रेशो ऑफ वेरिएबल मासेस विच इज़ इक्वल्स टू 32/48 इक्वल्स टू 2/3, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशो है। यही हमने यहाँ पे बोला कि जो हमारे पास रेशो आएगी वो सिंपल होल नंबर रेशो आएगी। ठीक, सो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ हमें रिचर ने दिया था। उसने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशो इन विच two elements combined separately with the fixed mass of third element is either the same or a simple whole number multiple of the ratio in which these elements combined with one another। कहते कि जो रेशो होएगी दो एलिमेंट्स की, जब वो एक थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे जिसका मास फिक्स है, सेपरेटली कंबाइन करेंगे, तो जो उनकी आपस में रेशो होएगी या तो वो सेम आएगी, वरना एक सिंपल होल नंबर मल्टीपल होएगी। मतलब कॉम्प्लिकेटेड रेशोज नहीं आएंगी। बात वही है, क्या बोल रहा है कि द रेशो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली, वो रेशो जिनमें दो एलिमेंट्स सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं जिसका मास फिक्स है, तो जो उसकी रेशो होगी या तो सेम आएगी या उसका मल्टीपल होएगी। ठीक, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने एज्यूम करा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं कार्बन के साथ। यहाँ पे हमारे पास जो ये कार्बन है वो फिक्स्ड है। ठीक, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो कार्बन के साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है मीथेन बनाने के लिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक, और उसी दौरान जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है आपस में भी कंबाइन कर रहे हैं वाटर बनाने के लिए। तो हम इसकी रेशो चेक करेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं इस कार्बन, इन दोनों कार्बन के साथ, इसलिए हम फर्स्टली रेशो चेक करेंगे इन दोनों की, CH4/CO2। हमें पता है कार्बन तो दोनों में फिक्स्ड है, इसलिए हम मास चेक करेंगे इनका। 4 हाइड्रोजन हमारे पास जिनका मास होगा 4, और 2 ऑक्सीजन जो हैं उनका मास होगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसकी रेशो देखेंगे वो आ गई 1:8। अब जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे इनकी रेशो भी चेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन की। 2 हाइड्रोजन का मास हमें पता है होएगा 2, और ऑक्सीजन का मास हमें पता है 16। इसकी रेशो भी अगर हम देखें वो इक्वल आ रही है 1:8। और यही हम इसकी डेफिनेशन में बोल रहे थे कि यहाँ तो जो इनकी रेशो है इज़ ईदर द सेम, या तो वो सेम होगी, और अ सिंपल होल नंबर मल्टीपल, या वो इसी का ही मल्टीपल होएगी। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये वॉल्यूम गे-लुजैक्स ने ही दिया था, और उसी के नेम पे हमारे पास ये लॉ है। वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ द गैसेस कंबाइन they do so in volumes which bear a simple whole number ratio to one another, and this ratio will also be simple whole number ratio with the product if the product formed is also a gas। कहते हैं अगर हमारे पास गैसेस आपस में कंबाइन करेंगी तो वो आपस में भी उनकी जो वॉल्यूम है सिंपल होल नंबर रेशो रहेगी, और प्रोडक्ट के भी सिंपल होल नंबर रेशो रहेगी, प्रोवाइडेड कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट जो है वो भी गैस है। ठीक, इसकी एग्जांपल देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन गैशियस फॉर्म में कंबाइन कर रहे हैं हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए, वो भी गैशियस फॉर्म में है। तो हमारे पास अगर हम एज्यूम करें
कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है गैशियस फॉर्म में 1 वॉल्यूम कंबाइन कर रही है और सिमिलरली आयोडीन 1 वॉल्यूम कंबाइन कर रही है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है 2 मोल्स की वजह से 2 वॉल्यूम जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट आया है जो कि गैशियस है। तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनकी जो रेशो है वो सिंपल होल नंबर रेशो है, विच इज़ 1:1:2। ठीक, और यही लॉ था गेल-लुजैक्स लॉ। आज की इस वीडियो में हमने देखे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 5 लॉज। आई होप आप सबको समझ आए होंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।